टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइटर की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु का सारा नशा उतर गया था। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मुझे लगता है हमें ऊपर चलकर देखकर आना चाहिए कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। हाँ यार, चल चलकर देखकर आते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। युग और अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 के पास बढ़ाते जा रहे थे, टाइपराइटर की आवाज और तेज सुनाई देती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 666 के पास आकर रुक जाते हैं। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी और वो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही थी। अभिमन्यु दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार इस कमरे के अंदर तो यक्षिणी कैद है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो टाइपिंग क्यों कर रही है। अचानक से युग के मन में उसके पिता का ख्याल आता है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, अंदर तो मेरे पापा की लाश भी थी जो किसी को नहीं मिली थी। कहीं मेरे पापा की आत्मा तो टाइपिंग नहीं कर रही है। हाँ, वो मेरे पापा की आत्मा ही है। आखिर मेरे पापा ही तो लेखक थे, जरूर वही टाइप कर रहे होंगे। ये तू क्या बोल रहा है युग, तू पागल मत बन। उस बार भी यही हुआ था, तुझे तेरे पापा की पुकारने की आवाज सुनाई दी थी और तूने दरवाजा खोल दिया था। और इस बार टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। अंदर तेरे पापा की आत्मा नहीं है, बल्कि यक्षिणी है जो चाहती है कि तू बहकावे में आकर दरवाजा खोले और वो आजाद हो जाए। भूल मत, आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अभिमन्यु की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर उसके अंदर लालसा बढ़ती जा रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन है जो टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग अभिमन्यु को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अभिमन्यु, माना आज पूर्णिमा की रात है, पर यक्षिणी तो नदी के पास मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी ना। हम तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यार तो तू ये क्यों भूल रहा है कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद है, इस कमरे में। और ये किसने कहा कि वो बस नदी के पास शिकार किया करती थी? वो कहीं भी शिकार कर सकती है। भूल मत, ये ग्रेवयार्ड कोठी उसका दूसरा ठिकाना था। अगर इस दरवाजे को हमने वापस से खोल दिया तो यक्षिणी इस बार तो पक्का आजाद हो जाएगी। पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच गए थे, पर इस बार नहीं बचने वाले। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, हो सकता है कि यक्षिणी इस बार भी आजाद ना हो। तेरे डिवाइसों की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि यक्षिणी यहीं पर कैद है, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू यक्षिणी को देखे और उसे पकड़े? सोच, आज तक लोगों ने सिर्फ भूतों को पकड़ा होगा, उन्हें अपने वश में किया होगा, पर तू पहला ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होगा जो एक यक्षिणी को पकड़ेगा। तेरा कितना नाम होगा, तुझे लोग जानने लगेंगे। ये तेरे लिए, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सिर्फ तेरे लिए क्या, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। युग अभिमन्यु को अपनी बातों के जाल में फंसाने लग जाता है और अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लग जाता है और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने के लिए राजी हो जाता है। युग एक गहरी सांस लेता है और दरवाजे की चिटकनी पकड़कर उसे खोलने लग जाता है। जैसे जैसे युग चिटकनी खोलते जा रहा था, अभिमन्यु के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे युग चिटकनी खोलता है, कच से आवाज सुनाई देती है। युग अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही युग दरवाजा खोलता है, टाइपराइटर के बटन की आवाज धीमी हो जाती है। जब वो दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बस एक दो बटन दबा रहा हो। अपना बचपन कोठी में ही बिताने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ है। वो लाइट के स्विच के पास जाता है और उसके बटन को दबा देता है। वो बटन तो दबाता है, पर लाइट ऑन नहीं होती है। वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लाइट चालू क्यों नहीं हुई? कोठी में तो लाइट है, फिर इस कमरे में लाइट क्यों नहीं चल रही? शायद कनेक्शन ढीला हो गया होगा या तार खराब हो गए होंगे। युग खुद ही अपने सवालों का जवाब दे देता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल के टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहे थे और ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये लाइट के कनेक्शन का तो समझ में आता है, पर ये मोबाइल के टॉर्च को क्या हो गया? ये क्यों बार बार बंद चालू हो रहा है?
अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि पिछली बार जब वो दोनों इस कमरे में अंदर आए थे तो उन्हें मरे हुए इंसान के शव की बदबू आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही। मोबाइल के टॉर्च की बंद चालू रोशनी में वो दोनों बस यही देख पाए थे कि कमरे के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे। सेल्फ में रखी ढेरों किताबों के ऊपर उन मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। दीवारों पर एक दो बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी। कमरे के अंदर ही टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर कुछ और किताबें, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिसके बटन अपने आप ही दब रहे थे। युग और अभिमन्यु टाइपराइटर के बटनों को अपने आप दबता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जहां पर था वहीं पर रुक गया। उसके पांव चिपक गए थे। युग बड़ी हिम्मत करके अपने कदम उस टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। जब वो उस टाइपराइटर के पास पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है उसके बटन दबना अपने आप ही बंद हो जाते हैं। नजदीक जाकर वो देखता है कि सफेद टाइपराइटर के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, साथ में उसके ऊपर खून के दाग भी थे। टाइपराइटर के अंदर ही एक पीला मटमैला पेज लगा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार, ये टाइपराइटर तो तेरा हाथ लगाते ही रुक गया, जैसे तेरा स्पर्श पहचानता हो। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बटन अपने आप कैसे दब रहे थे। वो दोनों टाइपराइटर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन दोनों को एहसास होता है जैसे उनके पीछे से कुछ गुजरा हो। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। अभिमन्यु को नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लग जाती हैं और वो डरते हुए कहता है, यार, अब हम दोनों को इस कमरे से निकलना चाहिए। युग धीरे से कहता है, हाँ चल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही युग ये बात कहता है उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी कहाँ जा रहा है, रुकना। युग घबराते हुए कहता है, यार, तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक औरत की आवाज यार। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। युग को लगता है उसका कोई वहम होगा और वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा। पर युग इन आवाजों को इग्नोर मार रहा था। वो दोनों कमरे के बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लगाने लग जाते हैं। युग दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी टाइपराइटर की आवाज फिर सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ कहता है, अरे, ये टाइपराइटर तो फिर से बजने लग गया। इतना कहकर युग वापस से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वापस से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो फिर दरवाजा लगाने लग जाता है, पर फिर टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग बार बार दरवाजा खोलता और बंद कर रहा था और टाइपराइटर की आवाज भी कभी आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये सब चल क्या रहा है यार? जब जब तू दरवाजा लगाता है आवाज आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही खोलता है आवाज आनी बंद हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार, मुझे तो लग रहा है इस टाइपराइटर में ही कुछ गड़बड़ है। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इतना कहकर युग वापस से कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही युग कमरे के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद युग कमरे से बाहर आता है तो अभिमन्यु देखता है कि युग ने अपने हाथ में सफेद टाइपराइटर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे, ये क्या किया तूने? ये टाइपराइटर क्यों उठा लाया तू अपने साथ? मैंने तुझे बताया था ना, जिस कमरे में कोई आत्मा या परलौकिक शक्तियां हो वहां की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। युग टाइपराइटर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार, जब पेन बाहर आया था तब कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, तो अब टाइपराइटर बाहर लाने से क्या हो जाएगा? और तू देख नहीं रहा था कैसे अपने आप बज रहा था? ये अंदर अंधेरा था ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बाहर उजाले में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बटनें अपने आप दब रही थी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 का दरवाजा लगाता है और वो दोनों उसके बगल वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अभिमन्यु और युग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्होंने टाइपराइटर को उसी कमरे के एक टेबल पर रखा हुआ था। दोनों ही अपनी नजरें उस टाइपराइटर पर गड़ाए हुए थे कि कब उसकी बटनें दबे, पर टाइपराइटर की बटनों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। टाइपराइटर को देखते ही देखते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही सो चुके थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती हैं।
जैसे जैसे उसकी बटनें दबती जा रही थी, उस टाइपराइटर की धूल अपने आप साफ होती जा रही थी। उस टाइपराइटर के अंदर जो पीला मटमैला कागज लगा हुआ था, उसमें रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप होने लग जाता है। टाइपराइटर की कीज रिटर्न बार बार लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टाइपराइटर पर टाइप कर रहा हो। रात भर टाइपराइटर अपने आप चलता रहता है और अभिमन्यु और युग गहरी नींद में सोते रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे और मुर्गे ने बांग दे दी थी। अभिमन्यु सो ही रहा था कि तभी उसका प्रेशर बनने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो झट से बिस्तर पर से उठता है और सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। युग सो ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सिगरेट का धुआं वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर वॉशरूम के अंदर अभिमन्यु ही होगा जो सुबह सुबह धुआं उड़ा रहा होगा। युग अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी फ्लश की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, जब तू वॉशरूम के अंदर धुआं निकाल रहा था तब। यार कम पिया कर, वरना किसी दिन निपट जाएगा तो मैं अपने एक अच्छे दोस्त को खो दूंगा। यार तूने फिर सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर दिया। वैसे ये सिगरेट निपटने के लिए नहीं, सुबह सुबह प्रेशर बनाने के लिए पी थी। तू नहीं समझेगा, तू नहीं पीता ना। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वो देखता है कि टाइपराइटर चमक रहा था जैसे नया हो, पर उस सफेद टाइपराइटर पर अभी भी खून के दाग जैसे थे वैसे ही लगे हुए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तूने ये टाइपराइटर को साफ कर दिया? वाह यार, बढ़िया चमका दिया। युग अभिमन्यु को बताता है कि वो टाइपराइटर उसने नहीं चमकाया है। उससे पहले ही अभिमन्यु अपना अगला सवाल उस पर दाग देता है, अरे ये क्या, तूने तो इसमें कुछ टाइप भी किया है। मुझे नहीं पता था कि तुझे लिखने का शौक है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर तू भी तो एक राइटर का ही बेटा है। तेरे पापा के गुण तेरे अंदर नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे? युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये मैंने टाइप नहीं किया है और ना ही मैंने ये टाइपराइटर साफ किया है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तो फिर इस पेज में इतना सारा किसने टाइप किया? पता नहीं, मैं तो तेरे साथ ही सो गया था ना। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ यार। युग और अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेज किसने टाइप किए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाता है और उसका रोलर नोट पकड़कर उसके अंदर का पेपर निकालने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है? अभिमन्यु रोलर घुमाते हुए कहता है, यार इसके अंदर लगा कागज निकाल रहा हूँ, जरा देखूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु टाइपराइटर के अंदर लगा पीला मटमैला कागज निकाल लेता है। वो देखता है कि 3 पेज निकालने के बावजूद टाइपराइटर में एक और ब्लैंक पेज लगा हुआ था, जो हैरान करने वाली बात थी। पर अभी उसका ध्यान उस पेपर पर नहीं था, बल्कि उन 3 पेपर पर था जो उसके हाथ में थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभिमन्यु देखता है कि पेपर पर रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप किया गया था। युग कहता है, अब कागज को बस ताड़ते ही रहेगा या पढ़ेगा भी? हाँ यार, पढ़ रहा हूँ। अभिमन्यु पेपर पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी के पास